जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो हमारा राष्ट्रपति, एक टॉपिक रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। जो भी लोग यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीजीएसएल और जीडी वगैरह जो भी अदरवाइज आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके सामने राष्ट्रपति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्या, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की बात करूँ अगर मैं, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, इससे पहले राष्ट्रपति कौन चुके हैं, फिर सबसे पहले राष्ट्रपति कौन रहे थे, महिला राष्ट्रपति कौन है, अब कौन सी दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है। तो अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ये क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अगर दूसरी महिला राष्ट्रपति की बात करूं तो कौन है, वो भी द्रौपदी मुर्मू है। इससे पहले पहली महिला राष्ट्रपति कौन रह चुकी है, प्रतिभा पाटिल। कौन रह चुकी है, प्रतिभा पाटिल। लेकिन अगर आदिवासी महिला की क्वेश्चन आता है तो वो कौन से है, द्रौपदी मुर्मू। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं तुम्हारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको बात करूँ 15 में, इनको क्रम भी पता होना चाहिए कौन सा क्रम है, द्रौपदी मुर्मू का 15वां क्रम है। लेकिन इनसे पहले जो 14वें क्रम पर वो कौन थे, तुम्हारे रामनाथ कोविंद थे। कौन थे, रामनाथ कोविंद। जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति थे, अभी इन्हें हटा दिया गया है, इनकी जगह कौन आ गई है तुम्हारी, द्रौपदी मुर्मू। कौन से क्रम की है, 15वें क्रम की। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो तुम्हारा राष्ट्रपति है उसके हम आर्टिकल की बात करते हैं। राष्ट्रपति के आर्टिकल की, जो प्रमुख राष्ट्रपति का आर्टिकल है वो कौन सा। देखो सबसे पहले जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 क्या है, राष्ट्र भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो आर्टिकल आपका 52 है वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है, तुम्हारे 52 में है। उसके बारे में बात करता हूँ। तुम्हारा आर्टिकल 53 तुमसे कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो तुम्हारे कौन से आर्टिकल में होगी, तुम्हारी 53 में होगी। उसके बाद में आपकी बात करता हूँ जो आर्टिकल तुम्हारा अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है वो कौन सा होगा, तुम्हारा आर्टिकल 54 में। तो राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कौन सा आर्टिकल में करी गई है, 52 में करी गई है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति होंगी, ये बात किसमें करी गई है, आर्टिकल 53 में करी गई है। उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा, ये बात कौन से करी गई है, आर्टिकल 54 में करी गई है। उसके बाद में क्या है, हमारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की नीति, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तो 54 में है, लेकिन निर्वाचन की जो नीति है वो कौन से में है, तुम्हारे आर्टिकल 53 में है, सॉरी 55 में है। कौन से में है, आर्टिकल 55 में। उसके बाद में तुम्हारा जो राष्ट्रपति है उसकी जो पदावधि है वो कौन से में, आर्टिकल 56 में है। राष्ट्रपति की पदावधि कौन से में, आर्टिकल 56 में। उसके साथ अगर मैं बात करूँ जो पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्र पात्रता, जो पुनर्निर्वाचन है उसके लिए पात्रता कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 57 में। जो पुनर्निर्वाचन है उसके लिए पात्रता होगा, इसके बाद कौन से आर्टिकल में करी गई है, 57 में। उसके बाद मैं करता हूँ जो राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हता, मतलब जो राष्ट्रपति है उसको बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो कौन से आर्टिकल में है, तुम्हारे 58 में है। कौन से आर्टिकल में है, 58। उसके बाद में क्या, हमारी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित कौन कौन सी शर्तें होने चाहिए, ये कौन से आर्टिकल में बात करी गई है शर्तों की, आर्टिकल 59 में बात करी गई है। कौन से आर्टिकल में है, 59 में। उसके बाद में राष्ट्रपति का शपथ या जो प्रतिज्ञान होगा, राष्ट्रपति की शपथ लेने की प्रतिज्ञान है वो कौन से आर्टिकल में है, 60 में है। कौन से में। उसके बाद में राष्ट्रपति का महाभियोग, देखो राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने की कौन सी बात करेगी, आर्टिकल 61। जो आर्टिकल तुम्हारा 61 है, अनुच्छेद 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसलिए पूछना होगा, बताइए कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति को, कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो 61 के तहत। किसके द्वारा, महाभियोग लगा, किसके द्वारा, महाभियोग लगा। उसके बाद में राष्ट्रपति का पद रक्त होने से भरने तक, मतलब कि जो राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त होने से भरने तक की बात कौन से आर्टिकल में करेगी, आर्टिकल 62 में करेगी। कौन से में करेगी, 62। उसके बाद में आर्टिकल जो 72 है तुम्हारा, ये कहता है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड देश लघुकरण में राष्ट्रपति की शक्ति होगी। मतलब राष्ट्रपति में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी प्रकार को, अगर कोई इंसान ने
तुम्हारा दुष्कर्म करा है कोई भी, तो उसे इतनी शक्ति पावर है, इतनी शक्ति है कि वो उसे क्षमा कर सकता है, उसे दंड देश मतलब लघुकरण से रद्द कर सकता है, हटा सकता है, उसका जो उसे क्षमा कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल में है? 72 के, किसका वर्डिंग? 72 के। उसके बाद में जो आर्टिकल तुम्हारा 73 है, आर्टिकल 73 ये कहता है आपसे कि जो संघ की कार्यपालिका और शक्ति का विस्तार होगा, मतलब कि संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति का जो विस्तार है तुम्हारा कौन से आर्टिकल में है? तुम्हारे कौन से में? 73 में। कौन से में? 73। तो इसका आंसर क्वेश्चन होता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? तो आप क्या लगा पाओगे? 73 के अकॉर्डिंग लगाओगे। समझ में आ गई? फिर कहता है कि आर्टिकल जो 123 है, 123 क्या? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, मतलब राष्ट्रपति अपनी अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। तो आप इस सवाल का आंसर लगाओगे 123 लगाओगे। बात समझ में आ गई? ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति की। कौन सा आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। ये बात समझ में आ गई? आगे अब देखो, अगर मैं बात करूंगा जो अर्हता है राष्ट्रपति की, तो जो क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति को बनने के लिए, क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, वो कौन? देखो पहले बात तो अर्हता कौन से में? आर्टिकल 58 में आपको बता दिया था यहाँ पे। दूसरी चीज, सबसे पहले तो एक भारत का राष्ट्र नागरिक हो, तब जो भी राष्ट्रपति बनाएगा वो क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब भारत का राष्ट्रपति तभी बन सकता है, वो राष्ट्रपति का फॉर्म तभी बन सकता है जब उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, और वो भारत का क्या हो? नागरिक हो। अगर उसकी आयु 35 वर्ष से कम है तो वो राष्ट्रपति का पद के लायक नहीं है। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज क्या है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। मतलब कि जो भी तुम्हारा राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया जाएगा वो क्या है? लोकसभा के सदस्य की, मतलब लोकसभा के सदस्य होने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी चीज क्या है? किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब जो राष्ट्रपति होगा वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। मतलब कि जैसे कि मान लो मुख्यमंत्री हो या मान लो एमएलए, मतलब किसी भी लाभ के पद पर ना हो तभी वो राष्ट्रपति के लायक बन सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी चीज, राष्ट्रपति का मतलब जो भारत में राष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसा होता है? क्वेश्चन मिलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके का होता है। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तुम्हारा कैसा होता है? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसी प्रणाली के द्वारा होता है? एकल हस्तांतरणीय प्रणाली के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को, मतलब कि जो राष्ट्रपति है तुम्हारा, अगर मान लो कि राष्ट्रपति के पद से होते हुए मृत्यु हो जाती है या उसे पद से पद मतलब त्याग देता है पद को, ये मतलब उसे महाभियोग हटाकर हटा दिया जाता है, तो उसके पद को कितने माह के अंदर भरना होता है? तो कितने माह के अंदर होता है? 6 माह। आपको मान लो कि पद के रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो राष्ट्रपति को आप 6 माह के अंदर अंदर आपको राष्ट्रपति का पद भरना होगा। ये मान लो अब वो त्याग पत्र दे देता है राष्ट्रपति का, मतलब इस्तीफा दे रहा हूँ मैं, अब नहीं करना चाह रहा, तो उसका पद कितने माह के अंदर भरेंगे? हम 6 माह के अंदर भरेंगे। ये मान लो वो छोड़ के चला जाता है साहब, तो कितने माह के अंदर भरेंगे? 6 माह के अंदर भरेंगे। ऑप्शन में आ गई। फिर राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति वो 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। मतलब कितने समय के भीतर भरना होगा? 6 माह के भीतर भरना है। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट कहता है आपके सामने कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार, तब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया सकता है। तो ये अधिकार किसके पास है? केवल केवल संसद के पास है। संसद ही महाभियोग लगाकर, चाहे वो लोकसभा लगाए या राज्यसभा लगाए, ये जरूरी नहीं है, कोई सी भी लगा सकती है, चाहे तो लोकसभा लगा सकती है या राज्यसभा लगा सकती है, दोनों ही में से कोई भी संसद महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकती है। तो ये अधिकार किसको है? संसद को है। दूसरी, अगला पॉइंट आपको समझना है, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब जो राष्ट्रपति है, मान लो कोई भी मृत्यु दंड होता है, कोई भी अपराध हो जाता है, तो उसके तहत राष्ट्रपति को इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो उसे क्षमादान कर सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगला पॉइंट आप कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार। मतलब अगर सर्वोच्च न्यायालय का, जो सर्वोच्च न्यायालय की बात है ना, हाई कोर्ट, अगर मैं हाई कोर्ट की बात करता हूँ, हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश है, तो हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, तो उसको उसके पद से, उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगर कोई हाई कोर्ट, अगर कोई तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो उसको हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। हाई कोर्ट मतलब
सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट भारतीय संविधान का राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का प्रदान करता है। मतलब कि जो तुम्हारा संविधान भारतीय संविधान है उसका राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? तो जो आर्टिकल 143 है ये कहता है कि संविधान जो तुम्हारा भारतीय संविधान है उसको राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्रदान करता है। तो ये कौन सा आर्टिकल के तहत प्रदान करता है? 143 के तहत। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी चीज, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? जो देखो, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है बड़ी आराम से। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग करेगा? जो भी तुम्हारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी अनुशंसा पर, मतलब जो तुम्हारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसको भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रपति संसद की दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो संसद की दोनों सदनें हैं उनकी चर्चा में कोई भी भाग नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लो कि कोई मैटर है, जैसे कि कोई बिल पास नहीं हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा भेज देती है, राज्यसभा लोकसभा भेज देती है, लोकसभा राज्यसभा भेज देती है, राज्यसभा लोकसभा भेज देती है। तो ऐसे ही आपस में उनमें मटेरियल करता है। तो क्या करता है, ऐसे में अगर कोई बिल पास नहीं होता है तो राष्ट्रपति को इतनी योग्यता है, इतनी शक्ति है कि वो दोनों, मतलब कि लोकसभा को बुलाएगा और राज्यसभा को बुलाएगा, दोनों को बुलाने पर वो एक संयुक्त बैठक करेगा। संयुक्त बैठक के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो दोनों के मामलों को सुलझा देगा। ये अधिकार किसके पास है? सिर्फ ओनली राष्ट्रपति के पास। बात समझ में आ गई? भारत का राष्ट्रपति संसद, देखो अगला पॉइंट आपसे ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद की दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। आगे यहाँ के सामने भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? जो भी तुम्हारा भौगोलिक क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? केवल केवल राष्ट्रपति के पास है। मतलब कि राष्ट्रपति जो तुम्हारा भौगोलिक क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र जारी करने का अधिकार भी किसके पास है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? हेड होता है। भारत का सबसे हेड कौन है? राष्ट्रपति है। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के मान लो कि एक बार अगर उसकी कार से मृत्यु हो जाती है तो उसको जब तक कि वो अपने पद पर बना रहेगा तब तक उसे तो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, उसे कोई भी सजा नहीं दे सकते। लेकिन जब भी वो अपने पद से हट दिया या उसे महाभियोग लगाकर उसके पद से हटा दिया गया तब उसके खिलाफ आप कार्रवाई करोगे। लेकिन जब तक वो अपने पद पर बना रहेगा तब तक उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए? आगे अगला है तुम्हारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने की एक अर्थनैतिक प्रक्रिया है। मतलब कि जो महाभियोग है वो संसद के द्वारा चलाई जा सकती है। चाहे तो उसे लोकसभा द्वारा लगाया सकता है या राज्यसभा द्वारा लगा सकता है। कोई भी संसद, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कोई से भी द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। बात सुना? ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा लगाएगी, ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा लगाएगी, कोई भी लगा सकती है। चाहे तो लोकसभा भी लगा सकती है या राज्यसभा भी लगा सकती है। बात समझ में आई? हाँ। आगे देखिए, एक विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाद अधिनियम बन जाता है। तो देखो अगला पॉइंट आपसे ये कहता है कि जब मान लो कोई विधेयक है, अब तो विधेयक पास नहीं हो रहा है, वो जब तक विधेयक है कि जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए। जैसे ही राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए वो क्या बन गया? एक अधिनियम बन गया, एक कानून बन गया, एक एक्ट बन गया। उससे पहले क्या है? वो एक बिल है। जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे जब तक क्या है? वो एक बिल है। जैसे ही राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए वो क्या बन गया? एक अधिनियम बन गया, एक एक्ट बन गया। जैसे कि आपने सुना होगा CAA जो तुम्हारा एक्ट आया था, जब तक वो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए थे तब तक क्या था? वो एक विधेयक था। जैसे ही राष्ट्रपति ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और वो पेश कर दिया तो क्या बन गया? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में एक अधिनियम बन गया, एक एक्ट बन गया। बात समझ में आ गई? आगे अगला पॉइंट कहता है तुम्हारा कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो तुम्हारे निर्विरोध चुने गए थे, मतलब किसी की सलाह से नहीं, कोई मतलब किसी के द्वारा भी नहीं, तो वो कौन थे? तुम्हारे निर्विरोध रूप से चुने गए थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन वही लेता है कि निर्विरोध चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो वो कौन है? तुम्हारे नीलम संजीव रेड्डी हैं। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। तो इस सवाल का आंसर क्या लगाया गया? हो गया नीलम संजीव रेड्डी।
अच्छा, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? देखो, वित्त आयोग है आपका, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तुम्हारा राष्ट्रपति ही करता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है पद ग्रहण से लेके 5 वर्ष तक। मान लो कि जैसे कि उसने आज पद ग्रहण करा, तो आज से लेके जब तक तुम्हारे लास्ट 5 वर्ष में हो जाने तब तक वो अपने पद पर बना रहे। अगर उसने कोई जुर्म करा है या कुछ करा है तो उसे महाभियोग हटा के लगाया सकता है, और उसके पद को कितने वर्ष के अंदर भरना होगा? 6 माह के अंदर भरना है। 6 माह के बाद अंदर भरना है राष्ट्रपति पद को। और वो कब से कब तक बना रहेगा? जिस दिन से उसने पद ग्रहण करा है, और कब तक? 5 वर्ष तक, जब तक कि 5 वर्ष पूरे नहीं होते तब तक अपने पद पर बना रहेगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे आगे हमने देखा था कि ये देखो, अब आगे पूछता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। हाल ही में जो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है मासिक? 5 लाख रुपए है। कितना है? 5 लाख रुपए। वर्तमान में जो राष्ट्रपति के भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनका मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए पर मंथ है। आगे राष्ट्रपति, अगर आगे राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग ले सकता है? हमारे राज्यसभा भाग ले सकती है, लोकसभा भाग ले सकती है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन कौन ले सकते हैं तुम्हारे? एक तो देखो, तुम्हारी राज्यसभा भाग ले सकती है, एक लोकसभा भाग ले सकती है, और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करा जाता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करा जाता है? 12 सदस्यों को। लेकिन जो मनोनीत सदस्य है उन्हें नहीं, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। लोकसभा के, राज्यसभा के और केंद्र व राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उन्हें हटा दिया जाएगा। अब आगे एक रहा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति में इतनी पावर है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 111 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक सकता है। मतलब कि अगर वो चाहे तो, मान लो कि लोकसभा ने कोई उसे बिल भेजा बना के, पहले लोकसभा राज्यसभा में गया, राज्यसभा लोकसभा में गया, पहले लोकसभा से राज्यसभा में गया, फिर वो राष्ट्रपति की बात हो गया, तो राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो एक बार उसे अपनी जेब में रख लेगा। अरे मन नहीं है उसका, नहीं लगाना चाह रहा वो हस्ताक्षर, वो जबरदस्ती हो है, एक बार वो अपनी जेब में रख लेगा, उसे वापस दे देगा। साहब मेरी मर्जी, मैं नहीं कर रहा। इतनी पावर है राष्ट्रपति की बात में। एक बार स्वीकृत कर सकता है, मतलब रोक सकता है, एक बार रोक स्वीकृत कर सकता है। किसके अकॉर्डिंग कर सकता है? आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग, राज्यसभा और दोनों सदनों के द्वारा। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि राष्ट्रपति में एक सेकंड